पाकिस्तान से आया ड्रोन, ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। पाकिस्तान से एक ड्रोन आया, बीएसएफ ने इसको कब्जे में लिया है। पंजाब बॉर्डर पर फायरिंग कर इसको कब्जे में लिया गया है। ड्रोन अमृतसर के अजनाला में देर रात दिखा था। ड्रोन की आवाज सुनकर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की तो एक ड्रोन देखा गया। अमृतसर के अजनाला इलाके में देर रात ये ड्रोन यहां पर दिखा था। अनआइडेंटिफाइड ये ड्रोन था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ये ड्रोन आया था। बीएसएफ ने इसको कब्जे में ले लिया है। पंजाब बॉर्डर पर फायरिंग करके इस ड्रोन को कब्जे में लिया गया है। ड्रोन की आवाज सुनकर बीएसएफ के जो जवान थे वो अलर्ट हो गए, सतर्क हो गए और उसके बाद फायरिंग करके इस ड्रोन को कब्जे में लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अमृतसर संवाददाता नकुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नकुल, क्या खबर मिल रही है इस ड्रोन से संबंधित? जी साहब, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अमृतसर की तहसील अजनाला की शाहपुर कंडी बीओपी है, यहाँ पे पहली बार ड्रोन नहीं आया है, बल्कि हर हफ्ते में एक दो बार ड्रोन पाकिस्तान से भारत की सरहद में घुसता है। लेकिन जब बीएसएफ के जवानों द्वारा फायरिंग की जाती है तो ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ वापस चला जाता है। लेकिन देर रात सुबह करीब 4:30 बजे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत आया और बीएसएफ के जवानों द्वारा जब उसकी आवाज सुनी गई तो उस पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग में कुछ गोलियां ड्रोन पे लगी और ड्रोन भारत की सरहद में ही गिर गया। हालांकि अभी उस ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है। बीएसएफ के जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और आसपास के एरिया की सर्च की जा रही है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी या फिर हेरोइन की खेप भी आ सकती है। सो बीएसएफ के जवान आसपास के एरिया में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उन्हें आशंका है कि इसके साथ बंधा हुआ जो भी सामान होगा वो आसपास के एरिया में ही गिरा होगा, तो इसलिए सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। और कुछ ऐसा जो संदिग्ध हो इस ड्रोन के बारे में? जी अजीता, मैं सुन नहीं पाया। नकुल, और कुछ ऐसा संदिग्ध जो इस ड्रोन से संबंधित हो? जी अभी तक कुछ ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। बस इतना जरूर है कि बीएसएफ के आला अधिकारी जो मौके पे पहुंचे हैं और वहीं पे बीएसएफ के जवानों ने पंजाब पुलिस के जवानों को भी अपने पास बुलाया है, जो भी क्योंकि उसमें थाना रमदास पड़ता है, वो पुलिस भी वहां पे पहुंच चुकी है और आसपास के एरिया, क्योंकि ये जो शाहपुर बीओपी है अजनाला में, ये बीओपी बहुत बड़ी है, आसपास में खेत है, किसानों के खेत है, सो आसपास का एरिया बहुत बड़ा है। सो वहां पे सारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सर्च अभियान करीब 1 से 1.5 घंटे में खत्म होगा, क्योंकि एरिया बड़ा है। तो ऐसा अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि वहां से कुछ ना कुछ जरूर बरामद होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका नकुल शर्मा इस जानकारी के लिए। तो बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने एक ड्रोन पर फायरिंग कर उसको कब्जे में लिया है। पाकिस्तान के इलाके से ये ड्रोन यहाँ पर आया था और फिलहाल वहां पर अभी तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एसवाईएल विवाद पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं। 56 साल पुराना है ये विवाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह बैठक हो रही है। मुलाकात के बाद दोनों राज्य अपना जवाब दाखिल करेंगे। 15 अक्टूबर को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। तो एसवाईएल विवाद जो लंबे समय से हरियाणा और पंजाब के बीच चलता चला आ रहा है, इसको लेकर आज दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठने वाले हैं और 15 अक्टूबर तक कोर्ट को जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही आज की ये बैठक है। तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज एक साथ बैठेंगे और 15 अक्टूबर को जवाब दाखिल किया जाएगा। और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुख करते हैं अपने चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल का। रवि, कितने बजे दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे और क्या लगता है किस तरह की बातचीत आज होगी? देखिए, वर्षों पुराने एसवाईएल मामले को लेकर एक बार फिर से जो है वो पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच बैठक होगी और इस बैठक से ठीक पहले जो है वो बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो अपने हिस्से का पानी जो है वो जरूर लेकर रहेंगे। तो वहीं अगर हम पंजाब सरकार के मंत्रियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि पंजाब के पास जो है वो अपने लोगों के लिए पानी देना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बूंद पानी भी जो है वो हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन आनंद फानन में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के
निर्देशों की पालना करते हुए अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। बाकायदा एसवाईएल के मुद्दे को लेकर जो है वो सुलझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके के जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट जो है वो मात्र देखने को मिलेगा, कोई इसका हल जो है वो नहीं निकलता रवि, लेकिन हुआ सबसे नजर आता अहम ये है कि 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। ये जाहिर है कि दोनों राज्यों के बीच काफी समय से ये तल्खी चली आ रही है एसवाईएल को लेकर। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है, दूसरा जो चुनाव है जहां उसको लेकर भी खासकर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें जिसकी पंजाब में सरकार है, तो उसकी निगाह अब हरियाणा पर है। तो क्या माना जाए, क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है आज की बैठक में? क्या आम आदमी पार्टी की अप्रोच थोड़ा अलग रहेगी आज की बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो अप्रोच रहने वाली है इस बैठक के अंदर जो है वो थोड़ी ढीली अप्रोच जो है वो रहेगी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ही मंत्री जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि पंजाब के अंदर जो है वो किसी भी तरीके से जिस तरीके से जो उन्हें बहुमत मिला है उस बहुमत को जो है वो ठेस पहुंचाई जाए। तो जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना रुख जो है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से जो है वो मौजूदा समय के अंदर जो है एक बूंद पानी भी जो है वो नहीं देगी। लेकिन जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार केंद्र सरकार से मध्यस्थता करने के लिए भी कहा गया था कि आखिरकार जो है वो केंद्र सरकार इस मामले के ऊपर मध्यस्थता करे, और मध्यस्थता जो है वो 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत द्वारा की गई थी। लेकिन उस दौरान भी इस बैठक का कोई हल नहीं निकला था। लेकिन एक बार फिर से जब ये बैठक हो रही है तो कयास यही लगाए जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हल जो है वो जरूर निकल कर आए। तो वही अगर हम जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो एसवाईएल विवाद पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आज एक साथ बैठने वाले हैं। और रुख करते हैं अगली खबर का। आज दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दोपहर 2 बजे राजधानी दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली आएंगे। दोपहर 2 बजे राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे दिल्ली संवाददाता विनय सिंह। विनय, किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है आज सीएम मनोहर लाल का? कौन कौन से मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने वाली है? देखिए, 2 बजे का एक अनुमानित समय है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचेंगे। और चूंकि ये उनका जो प्लान है उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उसका प्लान है। हालांकि अभी तक ये जाहिर नहीं है कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है जिसके बाद जिन जिन से टाइम मिलेगा उनसे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन इस दिल्ली का आगमन उनका इस बार इसलिए अहम है क्योंकि आज ही चंडीगढ़ में एक अहम मीटिंग है एसवाईएल को लेकर, पंजाब और दिल्ली के पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को लेकर। दोनों मुख्यमंत्री उस बैठक में होंगे। हो सकता है कि उसी बैठक से संबंधित जो भी अगर कोई सोल्यूशन निकलता है या जो भी बात होती है तो उसको दिल्ली में जिन केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे उनके सामने ये बात रख सकते हैं, ये माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक इससे पहले ये आज का जो प्लान था वो रात को 8 बजे आने का मुख्यमंत्री का दिल्ली में था, लेकिन अचानक ये प्लान बदला गया और दोपहर 2 बजे अब मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। तो जो समय में बदलाव हुआ है तो ये माना जा रहा है कि जो चंडीगढ़ में बैठक होगी उसके बाद उस बैठक में क्या हुआ उसकी बात दिल्ली में आके कुछ केंद्रीय मंत्रियों सामने रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनय इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब के सीएम के साथ जो बैठक है उसका फीडबैक शायद वो शेयर करें बाकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ। आदमपुर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश नामांकन भरेंगे। इनेलो से कुरड़ा राम नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी से भव्य बिश्नोई नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सतिंदर सिंह ने भी पर्चा भर दिया है। तो आज कांग्रेस के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जयप्रकाश आज नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इनेलो से कोडाराम भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है। और ऐसे में तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के भव्य बिश्नोई पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सतिंदर सिंह भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अपना पर्चा भरेंगे। और रुक करते हैं अपने हिसार संवाददाता संदीप सैनी का। संदीप, कितने बजे जयप्रकाश अपना नामांकन भरने जाएंगे और क्या साथ में कोई बड़ा नेता भी उनके मौजूद रहेगा? और जी 11:30 बजे का उन्होंने टाइम रखा हुआ है। वो हिसार के लघु सचिवालय में पहुंचेंगे
उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। वहीं इनेलो के प्रत्याशी भी आज ही नामांकन दाखिल करने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है? जी, उनका भी लगभग 11 बजे का नाम भरने का समय है और उसमें ओम प्रकाश चौटाला है वो मौजूद रहेंगे, अभय चौटाला है वो मौजूद रहेंगे और जो इनेलो पार्टी के स्थानीय नेता है वो मौजूद रहेंगे। और आज नामांकन आखिरी दिन है और आखिरी दिन इनेलो प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों ही अपने नामांकन भरेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए संदीप सैनी। तो आदमपुर उपचुनाव में आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं और वहीं इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना नामांकन भरेंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। सुबह 11:30 बजे राज्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 9 जिलों के लिए तारीखें घोषित की जाएंगी। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान आज राज्य चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे राज्य चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान करेगा, उनकी जानकारी देगा। 9 जिलों के लिए तारीख घोषित की जानी है। तो आज सुबह 11:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे चंडीगढ़ संवाददाता रवि चंदेल। रवि, क्या खबर है? देखिए, पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के शेड्यूल को लेकर जो है वो आज ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर बाकायदा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जो है वो राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय पंचकुला स्थित कार्यालय में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जो है वो निर्वाचन अधिकारियों से बैठक की जाएगी। आखिरकार 30 नवंबर और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जो मतदान हो रहे हैं उसके मद्देनजर वो बैठक ली जाएगी और बैठक के बाद ठीक बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए जो है वो प्रेस वार्ता की जाएगी। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे चरण के लिए भी 9 जिलों के अंदर जो है वो मतदान करवाए जाएंगे। इन 9 जिलों को लेकर जो है वो खास तौर पर अगर हम बात करें तो अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा व सोनीपत जिला जो है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्देश पारित किए गए थे कि 30 नवंबर से ठीक पहले जो है वो सूबे के अंदर जो है वो पंचायत चुनावों को पूरा कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर तीसरे चरण के चुनाव भी जो है वो ठीक दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो है वो तीसरे चरण के चुनाव जो का शेड्यूल जो है वो भी जारी हो जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तारीखों का आज राज्य चुनाव आयोग ऐलान करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है। सोलन से हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को आज प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं। कांग्रेस के दिग्गज इस रैली को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली नाम दिया गया है इसका और सोलन में इस रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं इस रैली को सफल बनाने में। तो प्रियंका गांधी की रैली है आज सोलन में। यहां से चुनाव प्रचार का शंखनाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका। और रुख करते हैं सोलन संवाददाता विशाल का। विशाल, ये बताइए कि कितने बजे ये रैली रखी गई है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस रैली को कामयाब बनाने की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो आज प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है वो 12 बजे का है। 12 बजे वो सोलन पहुंचेगी और सबसे पहले जो यहाँ की कुलदेवी है शुलनी माता, वहां पर वो जाएगी और वहां पर शीश नवाजने के बाद वो सभा स्थल पर पहुंचेगी, जहां पर आज कांग्रेस में जो अनुमानित है उनका कहना है कि करीब 20 से 22 हजार लोग यहाँ पर जुटेंगे। और इसकी तैयारियों में जो है राजीव शुक्ला हैं, प्रतिभा सिंह है, मुकेश अग्निहोत्री है, सुधीर शर्मा है, संजय टंडन है, जितने भी तमाम दिग्गज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के और भी नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हैं, वो भी आज यहाँ पर सोलन में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से ही तैयारियां यहाँ पर जो है काफी तेजी से चली हुई है और जितने भी बड़े बड़े नेता है उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। रात भी करीब
1 बजे तक जो तमाम बड़े नेता थे वो वहां पर इसकी तैयारियों का जायजा लेते रहे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो ये प्रतिज्ञा परिवर्तन रैली है ये कांग्रेस को सत्ता में लाने की जो जद्दोजहद चली है उसमें वो जरूर कामयाब होगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विशाल वर्मा इस जानकारी के लिए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली थी और उसके ठीक एक दिन के बाद आज प्रियंका गांधी हिमाचल से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। और अब बात पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की। पिछले 10 दिन में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार हिमाचल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने दीपावली ही हिमाचल पर तोहफों की बरसात कर दी। करीब 8,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अलावा देवभूमि की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ऊना से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। दीपावली से पहले देवभूमि को पीएम का तोहफा। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 8,000 करोड़ के विकास परियोजना से बदलेगी सूरत। वोट के बदले पीएम मोदी का ये विकास वाला गिफ्ट है। हिमाचल में मिशन रिपीट में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब पीएम मोदी ने विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरे के मौके पर हिमाचल पहुंचकर चुनावी शंखनाद किया था। 9 दिनों बाद एक बार फिर से पीएम मोदी हिमाचल पहुंचे और दीपावली से पहले करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ऊना पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और ट्रिपल आईटी परिसर का शुभारंभ किया और फिर इंदिरा मैदान में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। ऊना में जनसभा संबोधित करने के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से चंबा चौगान पहुंचे, जहां 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का शुभारंभ किया। पीएम के इस दौरे के दौरान हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जो पहले सपना होता था आज वो साकार हो रहा है। वंदे भारत रेलवे के इस उपहार के साथ जहां हिमाचल कनेक्टिविटी के दृष्टि से आगे बढ़ने में सफल हुआ है आपके आशीर्वाद से, वहां बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला और वहीं ट्रिपल आईटी की सौगात जो आपके माध्यम से आज संपूर्ण हुई उसको भी आपने उद्घाटन करके समर्पित करना है। इन सारी चीजों के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की तो कांग्रेस पर जुबानी हमला भी किया। कांग्रेस ने तो छीनने का काम किया हमसे वापस, प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज के बाद आज तक की सबसे बड़ी सौगात, सबसे पहले तो विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम किया। उसके लिए भी हम सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी मोदी की रैली के जरिए मिशन रिपीट को पूरा करना चाहती है, तो वहीं प्रियंका गांधी भी हिमाचल में डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना होगा कि इस बार बीजेपी हिमाचल का ट्रेंड तोड़ने में सफल हो पाती है या नहीं। ऊना से अरुण उनियाल और अमित शर्मा की रिपोर्ट। वैसे तो हिमाचल का मौसम सर्द है, लेकिन चुनावी पारा यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चढ़ चुका है।
चुनाव की गर्माहट साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने स्वागत किया, साथ ही अंबाला तक सफर भी किया। वहीं हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर ने उनके साथ खास बात की, देखिए। चलिए नई शुरुआत करते हैं। जो औरों से उम्मीद की थी वो अब खुद से करते हैं। इस वक्त हम वंदे ट्रेन में हैं और वंदे ट्रेन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिग्गजों की फौज है। मैं चाहूंगा कि आप बाहर का नज़ारा ज़रूर पहले दिखाएं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और जो लोग चंडीगढ़ से चलेंगे और अंबाला से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे, उनके लिए बेहद खूबसूरत ये जर्नी रहने वाली है। सीएम साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी है। अश्विनी वैष्णव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, कितना बड़ा ये चैलेंज था और उस चैलेंज को पूरा करने के बाद क्या फील? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के इंजीनियर्स पे, देश के टेक्नीशियंस पे, देश पे एक अडिग विश्वास रखा। इसी अडिग विश्वास से बनी ये ट्रेन 75 ट्रेन की कड़ी में चौथी कड़ी है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऊना हिमाचल से इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है, वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है। हिमाचल को, पंजाब को और हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात है। नया चैलेंज भी रहता है जब उम्मीदें बढ़ती है, तो बुलेट ट्रेन की तरफ और हिमाचल में और कनेक्टिविटी बढ़े, उसकी तरफ किस तरीके से जाने वाले हैं, क्या प्लान्स है? नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होता है। हर एक वर्जन में नए डेवलपमेंट्स आते हैं, नए इम्प्रूवमेंट्स आते हैं और उससे ट्रेन का और स्टेशंस का, ट्रेन्स का, ट्रैक्स का, सभी का इम्प्रूवमेंट एक साथ सभी डायमेंशंस पे काम हो रहा है। तो देश में जो एस्पिरेशन है हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन देखने का, उससे ट्रैवल करने का, वो एस्पिरेशन पूरा होगा। सीएम साहब भी हमारे साथ है। नया आगाज है, इस नए आगाज को कैसे देख रहे हैं? पहला ये सफर है, कितना खास? देखिए, एक बहुत अच्छा एक अनुभव आ रहा है कि ये जो ट्रेन है एक अच्छी स्पीड की ट्रेन है, बिना जर्क्स के चल रही है। ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज में आप सफ़र कर रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन जो ये है हरियाणा के लोगों को बहुत लाभदायक होगी। जैसा ये ऊना और दिल्ली की ट्रेन है, इसी प्रकार से दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन वो भी अंबाला में रुकती है। तो दोनों ट्रेन का हमको लाभ होगा। 4 ट्रेन चली हैं, जिसमें से 2 ट्रेन हरियाणा को टच कर रही हैं। एक बहुत बड़ा लाभ हमको हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, जब लोगों को कुछ अच्छा मिलता है तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है। उन उम्मीदों का प्रेशर खुद पर देख रहे हैं या फिर लग रहा है कि नहीं परफॉर्म करना है? नहीं, देखिए, कोई प्रेशर नहीं होता है। आखिर काम करना, कर्मयोगी होकर के सब लोग हम लगे हैं। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे रेलवे मंत्री हैं और भी बाकी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, कर्मयोगी बनकर के काम करते हैं। कोई प्रेशर नहीं है। जैसी अपेक्षा लोगों की उसको पूरा करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो आपने सुना सीएम मनोहर लाल को और साथ ही साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी। और पूरे तरीके से एक्सपेक्टेशन लोगों की है, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन के बीच में कैसे परफॉर्म करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। वंदे ट्रेन से कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्य समाचार। और इसी बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम में होंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। गुरुग्राम में लेंगे कष्ट निवारण समिति की बैठक। ग्रीवेंस बैठक की पहली बार अध्यक्षता करेंगे जेपी दलाल। गुरुग्राम के जॉन हॉल में होगी सुबह 10 बजे ये बैठक। कुल 13 शिकायतों पर कृषि मंत्री सुनवाई करेंगे। तो गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। ग्रीवेंस बैठक की पहली बार वो अध्यक्षता करने जा रहे हैं। गुरुग्राम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज 10 बजे ये बैठक लेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं। नीरज, ये बताइए किस तरह के मामले आज कृषि मंत्री के समक्ष रखे जाएंगे जिनका वो निपटारा करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज ग्रीवेंस की जो मीटिंग है, बैठक है, वो गुरुग्राम के जॉन हॉल में होगी और 10 बजे होगी। क्योंकि अब से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रीवेंस की मीटिंग की अध्यक्षता करते थे, लेकिन पहली बार जो है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल इसमें इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। कुल मिलाकर अगर बात करें शिकायतों की, तो 13 जो है शिकायतों को इस मीटिंग में रखा गया है और तमाम अधिकारियों में इस मीटिंग के जरिए कोशिश होती है कि तमाम समस्याओं का समाधान मौके पर हो। और अगर इसमें हम जो है शिकायतों की बात करते हैं तो बिजली पानी से लेकर पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ ये जो है शिकायतें हैं। लेकिन देखना ही होगा जब ये मीटिंग शुरू होगी तो किन किन शिकायतों का मौके पे समाधान होगा और किन शिकायतों को जो है आगे की मीटिंग के लिए रखा जाता है। लेकिन गुरुग्राम में जो है पहली बार जेपी
दलाल जो है अध्यक्षता करेंगे ग्रीवेंस मीटिंग की। जी बहुत धन्यवाद आपका नीरज अंबावता इस जानकारी के लिए।